लगे हैं जो हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न है, फसाड डिज़ाइन पैटर्न। तो ये भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ही आता है। तो ये सबसे मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन पैटर्न है, तो इस पे कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की हमें इतना ज़रूरत नहीं है। तो फसाड डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, जब भी आपके कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं और आप चाहते हो कि यूज़र को वो कॉम्प्लेक्सिटी से मैं सेव करना चाहता हूँ और मैं उसे जस्ट एक सिंगल ऑपरेशन देना चाहता हूँ, तो आप फसाड यूज़ करते हो। जैसे जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, है ना, आप सिर्फ ऑन का बटन दबाते हो, लेकिन बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें होती हैं। कुछ वो ड्राइवर लोड करता है, वाईफाई कनेक्टिविटी चेक करता होगा, हार्ड डिस्क का कुछ डेटा लोड करता होगा, काफ़ी कुछ होता होगा, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ पावर बटन दबाते हो। अगर आपको भी जाके उसमें पूरे खुद जाके ड्राइवर लोड करने हो, फिर खुद आप वाईफाई से कनेक्टिविटी के ड्राइवर लोड कर रहे हो, चेक्स चला रहे हो, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं लैपटॉप्स के या कंप्यूटर्स के, उन्होंने हमें एक फसाड दे दिया कि आपको एक बटन दबाना है, बाकी सारा काम एक फसाड के पीछे होगा, है ना। तो ये एक फसाड का एग्जाम्पल है। तो इसको हम समझते हैं कि जैसे सपोज करो हमारी कोई ऐप है, ठीक है। ऐप कोई स्टॉक की ऐप है, उस पर आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और आप रोज़ सुबह जाके चेक करते हो अपना पोर्टफोलियो, है ना। तो पोर्टफोलियो चेक करने में आपके अगर देखो तो बैकग्राउंड में 3 सर्विसेज यूज़ होती हैं। तो सपोज़ करो हमारे पास पहले तो एक यूज़र होल्डिंग सर्विस है कि मतलब किसी भी यूज़र की होल्डिंग कितनी है ना। ये मैंने एक सिंपल सा एक क्लास बनाई है, इसमें यूज़र नेम दी है, बट मैं ये यूज़ नहीं कर रहा, है ना। सपोज़ करो ये डीबी से ला रहा है या कुछ किसी और माइक्रो सर्विस से ला रहा है या रेस्ट एपीआई से ला रहा है। मतलब सिंपल मैंने दे दिया कि ये एप्पल के 10 स्टॉक होल्ड करता है, जो भी यूज़र नेम हो, और रिलायंस के भी 10 स्टॉक होल्ड करता है, ठीक है। ये आ गई आपकी होल्डिंग कितनी है। फिर हम आ जाते हैं स्टॉक प्राइस से। ये किसी कोई भी आप इसे सिंबल दोगे उसका प्राइस देगा। मे बी ये किसी एक्सचेंज से ला रहा है या ज़्यादा एक्सचेंजेस की कनेक्ट कनेक्ट करके कुछ ला रहा है। तो ये भी एक सिंपल सा कोड है, इसमें ये बता देगा कि एप्पल का आज का प्राइस कितना है, टेस्ला का आज का कितना है, रिलायंस का कितना है, ठीक है। तो होल्डिंग और स्टॉक प्राइस आ गया। और सपोज करो हमारे पास एक करेंसी एक्सचेंज सर्विस भी है कि यूजर चाहता है कि मैं मेरे को ना प्राइस यूएसडी की जगह आईएनआर में दिखाओ या आईएनआर की जगह जीबीपी में दिखाओ। तो ये हमारे पास एक सर्विस है, इसको आप कोई भी अमाउंट दोगे यूएसडी में और करेंसी का नाम दोगे कि इसमें कन्वर्ट कर दो, तो ये आपको उसमें कन्वर्ट करके देगा। एक्सचेंज प्राइस ये कहीं से भी लाएगा जहाँ एक्सटर्नल सर्विस होगी, है ना। अभी मैंने सिंपल सा दे दिया कि यूएसडी हो तो सेम अमाउंट रिटर्न कर दे, आईएनआर हो तो 84 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो अब सपोज करो आपको पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। अब आप खुद जाके थोड़ा ना, जो ऐसे अगर आप क्लाइंट हो या सपोज करो आप ये लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ये नहीं चाहोगे कि यूजर जाए पहले होल्डिंग लेके आए, फिर उसे स्टॉक प्राइस से मल्टीप्लाई करे, फिर एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करे ना। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो मैं तुम्हें ना फसाड दे देता हूँ कि आप सिर्फ मेरे को यूजर नेम और करेंसी दे दो, बाकी मैं काम करूंगा, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। बहुत सिंपल सा ये पोर्टफोलियो फसाड दे देते हैं इसका नाम, ठीक है। इसको 3 सर्विस चाहिए हमारी। पहले दे देते हैं यूज़र होल्डिंग सर्विस, और दे देते हैं इसको स्टॉक प्राइस सर्विस, और दे देते हैं इसको हम करेंसी रेट सर्विस। इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब हम देते हैं पब्लिक डबल गेट वैल्यू। स्ट्रिंग करेंसी वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वैसे जनरली आपको इनम वगैरह यूज़ करनी चाहिए, बट ठीक है डेमो के लिए करेंसी ठीक है, मतलब करेंसी का टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप पहले लाओगे यूज़र होल्डिंग सर्विस डॉट गेट होल्डिंग यूज़र नेम, इसको दे देते हैं इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल होल्डिंग फॉर डॉट एंट्री सेट, इसको भी देखते हैं इटरेट ओवर, ठीक है। इसको कहते हैं होल्डिंग, ठीक है। स्ट्रिंग ये आएगा पहले सिंबल इक्वल्स टू होल्डिंग डॉट गेट की, और आई इंट इक्वल्स टू होल्डिंग डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो उसका आपको होल्डिंग लानी है ना, कितनी होल्डिंग है आपको। तो आप करोगे यूज़र होल्डिंग, नहीं यूज़र होल्डिंग तो आ गई है, तो आप करोगे पहले स्टॉक प्राइस लाओगे उस सिंबल का। तो स्टॉक प्राइस डॉट गेट प्राइस ऑफ सिंबल, ठीक है। पहले यहाँ पे फाइनल अमाउंट देते हैं, स्टॉक प्राइस डॉट गेट प्राइस ऑफ सिंबल, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई हम होल्डिंग से, गेट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और इस पूरे अमाउंट को अब हमें एक्सचेंज, इसका नाम दे देते हैं इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल इन यूएसडी, ठीक है। बता देंगे डबल इन रिक्वायर्ड करेंसी इक्वल्स टू करेंसी रेट सर्विस डॉट कन्वर्ट इन यूएसडी करेंसी, ठीक है। पोर्टफोलियो वैल्यू पोर्टफोलियो वैल्यू प्लस इन रिक्वायर्ड करेंसी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा, इसको ऊपर ले जाते हैं, फसाड बन गया, ठीक है। इसको बेटर भी कर सकते हैं, बट हाई लेवल आपने क्या किया, आपने कहा कि आई टेक केयर ऑफ एवरी कैलकुलेशन, और जो भी वो पीछे से डेटा ला रहे हो करेंसी एक्सचेंज से या स्टॉक प्राइस से, तो वो सारा आपका यहाँ या इन क्लासेस में चला जाएगा। तो अब जैसे मैं डेमो पे जाता हूँ, एक डेमो क्लास बनाते हैं,
मेन इस पर पहले मुझे तो सिर्फ फसाड ही चाहिए, पोर्टफोलियो फसाड। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ सिस्टम आउट फसाड डॉट गेट पोर्टफोलियो वैल्यू यूज़र नेम कर देते हैं टॉम कॉमा USD। ठीक है, और यहाँ पे टॉम कॉमा INR। ठीक है, तो USD में उसका पोर्टफोलियो दे देगा और INR में दे देगा। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं किया पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसका ये आ गया USD में अमाउंट या INR में अमाउंट आ गया ना। तो जो हमारा क्लाइंट कोड है उसको सिर्फ फसाड से मतलब है, उसको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। तो इसके बेनिफिट देखते हैं कि आपने एक तो ना क्लाइंट को एक सिंप्लीफाई वे दे दिया यूज़ करने का ना, उसको कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। इसके मतलब कई जावा की लाइब्रेरी ना एक तरह से फसाड ही है। जैसे आप JDBC की लाइब्रेरी ले रहे हो ना, आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम देना होता है या यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह और कनेक्ट दबाना होता है। बैकग्राउंड में वो क्या करता है कि जो वो ड्राइवर लोड कर रहा है या क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी बना रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो JDBC की लाइब्रेरी भी एक हमारी तरह फसाड हो गई है ना। फिर SMTP लाइब्रेरी होती है जो आप मेल सेंड करते हो, आप SMTP लाइब्रेरी में इंपोर्ट करते हो मेवन या ग्रेडल जिससे भी, फिर आप करते हो मेल डॉट सेट यूज़र नेम मेल डॉट सेट कंटेंट, है ना। तो वो भी एक फसाड है। बैकग्राउंड में वो क्या मेल प्रोटोकॉल बना रहा है या किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेल को किस मतलब किस प्रोटोकॉल से भेज रहा है, वो सारा काम वो खुद देखता है ना। तो ये आपने क्या किया, कम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दिया। सेकंड क्या, कोड मेंटेनेबिलिटी ये बढ़ाता है कि जैसे अब क्लाइंट तो सिर्फ फसाड यूज़ कर रहा होगा, बैकग्राउंड में सपोज करो आपको ये करेंसी रेट सर्विस है ना। करेंसी रेट सर्विस आप कह रहे हो कि यार मैं ना ब्लूमबर्ग की जगह किसी और थर्ड पार्टी से करेंसी रेट लाना चाहता हूँ, तो आप अपना बैकग्राउंड में इसको चेंज कर दोगे। तो जो हमारे जो क्लासेस फसाड यूज़ कर रही है उनको पता भी नहीं चलेगा ये, है ना। फिर उसके बाद एक तो और एग्जांपल ये है कि ये टेस्टिंग, जैसे आपके टेस्टिंग में हेल्प करती है। जैसे सपोज करो अब आप इस क्लास को ये किसी ने कोई कोड लिखा फसाड के थ्रू, है ना, अपनी क्लास लिखी, उसको जे यूनिट टेस्ट करना है। तो अगर फसाड यूज़ नहीं किया होता तो वो तीनों क्लासेस यूज़ कर रहा होता है ना, फिर उसको मॉक करना होता है और वो काफ़ी कपल्ड कोड होता है। तो इस केस में आपको सिर्फ फसाड मॉक करना है। ठीक है, तो ये टेस्टेबिलिटी में भी इंप्रूव करता है ना। और मतलब मेन बेनिफिट यही है कि हाइट, आप इसकी कम्प्लेक्सिटी हाइट कर देते हो, है ना। और बैकग्राउंड मतलब आपने सिंप्लीफाई कर दिया यूजर के लिए, और आप बैकग्राउंड में कुछ भी चेंज करते रहो, तो मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये था बड़ा सिंपल सा फसाड डिजाइन पैटर्न।